नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 7वीं भूगोल विषय के अंतर्गत हम ज्वार भाटा पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में ज्वार भाटा के प्रकार, ज्वार भाटा से हानि लाभ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ज्वार भाटा की कक्षा और लहरों की संरचना और लहरों की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं ज्वार भाटा की कक्षा से। समुद्र का जल जब किनारे की तरफ बढ़ जाता है तो वह स्थिति होती है ज्वार की, और यही जल जब किनारे की तरफ से कम हो जाता है तो इसी स्थिति को हम कहते हैं भाटा। समुद्र के जल को किनारे की तरफ बढ़ जाने और घट जाने के बीच का जो अंतर रहता है, इस अंतर को हम कहते हैं ज्वार भाटा की कक्षा। तो चलिए हम इसको अच्छी प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं ज्वार भाटा के समय जल स्तर में उत्पन्न होने वाले अंतर को ज्वार भाटा की कक्षा कहते हैं। इस बात को हम भली प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यह जो क्षेत्र है यह धरातली क्षेत्र है, जमीन का क्षेत्र है, और यहाँ से प्रारंभ होता है यह सागरीय क्षेत्र। मान लीजिए ऐसा, यह सागर का जल है, तरंगित है, लहर है इसमें। ध्यान दीजिए, अगर जब यदि ज्वार आता है, यह जल स्तर इतना बढ़ जाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जल स्तर समुद्र के बीच में इतना बढ़ा, यहाँ पर देखिए आप सभी। लेकिन यदि हम इस जल स्तर को किनारे की तरफ देखें तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। तो यही जो समुद्र का जल किनारे की तरफ ज्वार के समय बढ़ जाता है और फिर ज्वार खत्म होता है, जब बाढ़े की स्थिति होती है तो घट जाता है, इन्हीं के बीच के अंतर जो है, इसको हम ज्वार भाटा की कक्षा कहते हैं। यह कक्षा ध्यान दीजिए, समुद्र के किनारे वाले जो उथला भाग रहता है, छिछला भाग रहता है, वहाँ पर यह कक्षा बड़ी होती है और समुद्र के बीच में यह कक्षा छोटी होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इससे संबंधित, आप ध्यान दीजिए। खुले सागर में यह कक्षा लगभग 1 फीट तक मोटी होती है और किनारे वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर समुद्र का किनारा, जो किनारा जितना अधिक उथला रहेगा वहाँ पर वह ज्वार भाटा की कक्षा उतनी बड़ी होगी, और जितना अधिक गहराई वाला क्षेत्र रहेगा कक्षा छोटी होगी। संसार में सर्वाधिक बड़ी कक्षा, फिर से ध्यान दीजिए, संसार में ज्वार भाटा की सर्वाधिक बड़ी कक्षा फैंडे की खाड़ी, जो कि उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर ज्वार भाटा की कक्षा लगभग 35 फीट मोटी होती है, 53 फीट मोटी होती है। फिर से ध्यान दीजिए, संसार में सर्वाधिक बड़ी ज्वार भाटा की कक्षा फैंडे की खाड़ी में पाई जाती है। फैंडे की खाड़ी उत्तरी अमेरिका में, यह ज्वार भाटा की कक्षा 53 फीट तक होती है। हम भारत की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप में ज्वार भाटा की कक्षा सबसे अधिक खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में ज्वार भाटा की कक्षा लगभग 36 फीट तक होती है। ध्यान दीजिए, बस भारतीय प्रायद्वीप में खंभात की खाड़ी में 36 फीट तक ज्वार भाटा की कक्षा होती है। बाकी भारतीय प्रायद्वीप के अन्य भागों में यह कक्षा छोटी होती है। अब हम चलते हैं लहर की तरफ, लहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी लोगों ने गर्म दूध या तो गर्म चाय पिया होगा। गर्म चाय या गर्म दूध को ठंडा करने के लिए कप या गिलास या जिस किसी भी आप बर्तन में चाय पीते हो, उसको ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं। तो फूंक मारने पर आप लोगों ने देखा होगा कि दूध हो या चाय हो, वह हिलती है, मतलब उसमें तरंगे उत्पन्न होती है। तो वह दूध या चाय किसके कारण से तरंगे उत्पन्न हुई उस दूध और चाय में? आपके फूंक मारने से, मतलब हवा के कारण। ठीक इसी प्रकार से
समुद्र के जल में भी हवा के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं और इसी तरंग को लहर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लहर। सागर के शांत जल में हवा या अन्य किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली तरंग को हम लहर कहते हैं। ध्यान दीजिए, शांत जल में हवा या अन्य किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली तरंग को लहर कहते हैं। यह लहरें हवा के कारण उत्पन्न होती हैं। एक जो मुख्य बात है उसका ध्यान रखिए, सागर जल में तरंग उत्पन्न होने का मुख्य कारण हवा है। हवा का दबाव सागर के जल पे पड़ता है और सागर का जल दब जाता है। फिर हवा आगे बढ़ती है। फिर जब सागर का जल हवा के जोर से, ताकत से नहीं दब पाता तो हवा ऊपर उठकर फिर आगे बढ़ती है। ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ इसको इस माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए, हवा यहाँ से आई, यहाँ के जल को हवा दबाई, लेकिन जब ये जल उठ गया यहाँ तक तो हवा में उतनी ताकत नहीं है कि इस जल को और दबाए, यहाँ के इतने जल को और दबाए। तो क्या होता है, जल हवा इसके ऊपर से उड़कर फिर यहाँ पर आती, फिर यहाँ दबाती। इसी तरह से हवा के दबाव के कारण सागर के जल में तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। हवा यदि मंद गति से चल रही है तो सागर के जल में जो लहर उठेगी वह कम ऊंची उठेगी और जो उसमें लहर के जो चलने की गति होगी वह मंद होगी, धीमी होगी। यदि हवा की रफ्तार बहुत तेज है तो सागर के जल में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और इसके साथ ही साथ जो लहरों की गति होगी वह तीव्र होगी, अधिक होगी। अब हम चलते हैं लहरों की संरचना की तरफ। जब सागर जल में लहरें उठती हैं तो सागर का जल इस आकार में तरंगित होता है। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इसको ऐसा बनाया है। जहाँ पर सागर का जल उठा हुआ रहता है, जैसे यह भाग और यह भाग, इस उठे हुए भाग को शीर्ष कहते हैं और जो जल का भाग नीचे दबा हुआ होता है या झुका हुआ रहता है उसको हम द्रोणी कहते हैं। यह भाग द्रोणी कहलाएगा। ऐसे ध्यान दीजिए, लहरों का जो ऊंचाई पर उठा हुआ भाग रहता है वह शीर्ष कहलाता है और जो झुका हुआ भाग रहता है या नीचे दबा हुआ भाग रहता है जल का, वह द्रोणी कहलाता है। अब हम बात करते हैं लहरों की लंबाई। लहरों की लंबाई एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष के बीच की दूरी को लहरों की लंबाई कहते हैं। जैसे यह शीर्ष है, यह शीर्ष है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह लहर की लंबाई कहलाएगी। उसी तरह इस शीर्ष से इस शीर्ष की दूरी लहरों की लंबाई कहलाएगी। ठीक उसी तरह से एक द्रोणी से दूसरे द्रोणी के बीच की दूरी को भी हम लहरों की लंबाई कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह भी लहरों की लंबाई होगी। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हवा के कारण जब सागर जल में तरंगें उत्पन्न होती हैं तो सागर जल का जो उठा हुआ भाग रहता है वह शीर्ष कहलाता है और नीचे दबा हुआ भाग द्रोणी कहलाता है। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष या एक द्रोणी से दूसरे द्रोणी के बीच की दूरी को लहरों की लंबाई कहते हैं। अब हम बात करते हैं लहरों की ऊंचाई की। शीर्ष से द्रोणी तक के दूरी को, यह शीर्ष की दूरी हुई, शीर्ष की ऊंचाई कितनी, ये दूरी को लहरों की ऊंचाई कहते हैं। शीर्ष से द्रोणी तक के ऊंचाई को या दूरी को, शीर्ष से द्रोणी तक की ऊंचाई को लहरों की लंबाई कहते हैं। अब हम बात करते हैं लहरों की गति। लहरों की गति हवाओं पर निर्भर होती है। सागर जल में लहर उत्पन्न होने का या सागर के जल के
तरंगित होने का मुख्य कारण हवा है। हवा के स्पीड पर, हवा की गति पर लहरों की गति निर्भर करती है। हवा यदि मंद गति से चल रही है तो समुद्र में उठने वाली लहरें भी कम ऊंची और मंद गति से चलती हैं। यदि हवा की रफ्तार या गति बहुत तेज है तो सागर के जल में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और उनकी गति भी तीव्र होती है। आप लोगों ने देखा होगा या गौर किया होगा, तालाब में या समुद्र के किनारे जब कभी भी आप घूमने गए होंगे, यदि कोई वस्तु सागर के जल में तैर रही है तो आप दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो हवा के द्वारा किनारे की तरफ आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सागर के जल के साथ साथ वह वस्तु जल में वहीं पर नीचे ऊपर करती रहती है। हवा के दबाव से थोड़ी बहुत वह वस्तु आगे आ सकती है, आगे मतलब किनारे की तरफ आ सकती है, लेकिन लहरों के कारण वह वस्तु किनारे की तरफ नहीं आती। लहरें समुद्र के किनारे वाले भागों में या किनारे की तरफ, तट की तरफ आकर समाप्त हो जाती हैं। लहरें किनारे वाले क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती हैं और लहरें किनारे वाले क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ वहां पर बहुत सारे कचरा भी उत्पन्न कर देती हैं। आगे हम चलते हैं। लहरों की संरचना के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, लहरों की गति। अब हम चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी गई, आप ध्यान दीजिए। सागर के निकट के किसी भी देश में यदि भूकंप आता है तो तटीय क्षेत्र में सुनामी का खतरा उत्पन्न होता है। ऐसे समुद्री तट से दूर जाने अथवा समुद्र सतह से ऊंचे स्थान पर जाने की सावधानी बरतनी चाहिए। परिणाम स्वरूप प्राण हानि होने से बचा जा सकता है। ध्यान दीजिए सभी लोग, बहुत बार ऐसा होता है कि जो सागर का तल है उस सागर के तल में कभी कभी ज्वालामुखी तो कभी कभी भूकंप उत्पन्न होते हैं। सागर के जिस क्षेत्र में उसके नीचे भूकंप या ज्वालामुखी आए तो ऐसे क्षेत्रों में समुद्री जल में सुनामी आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, या कहें सुनामी आता ही है। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है और हमें इसकी सूचना मिलती है तो हमें समुद्र किनारे से दूर और ऊंचाई वाले स्थान पर तुरंत चले जाना चाहिए। आज के वैज्ञानिक युग में यदि कहीं दूर किसी दूसरे देश में समुद्र के तल में भूकंप आया, उसके कारण सुनामी लहरें उत्पन्न हुई, तो किनारे की तरफ सुनामी लहरों को पहुंचने में बहुत समय लगता है, जैसे लहरों की दूरी हो। तो समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में इतने टाइम के बाद या इतने टाइम के अंतर पर सुनामी लहरें आने वाली होती हैं। तो प्रशासन वहाँ के लोगों को दूर कर देता है, मतलब तटीय क्षेत्रों से दूर कर देता है, वहाँ के लोगों को वहाँ से दूर सुरक्षित जगह पर भेज देता है। इससे क्या होता है, उनके प्राण बच जाते हैं और जो जन और धन का नुकसान होने वाला रहता है वह नहीं होता या बहुत ही कम मात्रा में होता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने किसी के द्वारा सुना होगा कि 2004 में सुमात्रा और इंडोनेशिया के समुद्री तट में आए भूकंप के कारण हमारे देश का पूर्वी भाग बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ था और उस समय हमारे देश के बहुत सारे लोगों के धन और प्राण की हानि हुई थी। तो इस प्रकार जब कभी भी ऐसी सूचना मिले, हमें शीघ्रता से समुद्र के तट से दूर ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।